नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भाषा विज्ञान के अपभ्रंश भाषा का परिचय, उसकी व्युत्पत्ति, विशेषताएं आदि पर चर्चा करेंगे। हमने विगत व्याख्यान के अंतर्गत ये देखा था कि हमारी संस्कृत भाषा जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसका समय 1500 ईसा से 500 ईसा था। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव था और 500 ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का उठाव रहा है। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने बताया था कि इस 1500 वर्ष के समय को प्राकृत भाषा भी कहा जाता है और उसको 3 भागों में विभाजित करके 500 से पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी और 5वीं से 10वीं शताब्दी, इस ईसा पूर्व 500 से लेकर पहली शताब्दी तक प्रथम प्राकृत, पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक द्वितीय प्राकृत और 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। कुछ लोग 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक पाली, उसके बाद के समय को 500 साल के समय को प्राकृत और उसके 500 से लेकर 10वीं शताब्दी तक को अपभ्रंश साहित्य कहते हैं। हमने पाली और प्राकृत का विस्तृत चर्चा की। आज हम अपभ्रंश भाषा यानी जिसका समय कई लोग 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी मानते हैं, 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसकी समय सीमा है। आइए विद्यार्थियों, हम अब अपभ्रंश भाषा पर चर्चा करते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जो जीवंत और प्रमुख भाषा मानी जाती थी, वह कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। जैसा कि अभी हमने बताया भी था कि 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक इसका समय रहा, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। आधुनिक आर्य भाषाओं का जो समय है वो 10वीं शताब्दी से, तो प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की स्थिति थी। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा गामिल भाषा, गामिल का मतलब है ग्रामीण भाषा, कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्रायः अपभ्रंश तथा कहीं कहीं अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है, जो आपाततः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है। भाई अपभ्रष्ट तो तिरस्कार पूर्वक ही हो गया ना, अपभ्रष्ट मतलब बिगड़ा हुआ, बेकार। महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। विद्यार्थी ध्यान देने योग्य बात यह है, संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है। तो आपको पता चल रहा है कि इस भाषा के बारे में लोगों का मानस कैसा था। आगे चलकर यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। दंडी, जिन्होंने 7वीं सदी में इस कथन के तथ्य की पुष्टि की, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे पाली प्राकृत को तो उन्होंने अपभ्रंश का नाम नहीं दिया था, पर बाद की भाषा को उन्होंने अपभ्रंश का नाम दिया। अब हम इस अपभ्रंश भाषा की व्युत्पत्ति देखते हैं। पतंजलि आदि विद्वानों ने प्राकृत और अपभ्रंश नामों का प्रयोग समान अर्थ में किया है, परंतु भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रथम ऐसी रचना है जिसमें अपभ्रंश का वास्तविक संदर्भ मिलता है, जो कि आधुनिक अर्थ को दर्शाता है। वह आभीरों की बोली को
जिसमें ऊ का प्रयोग बहुतायत से मिलता है अपभ्रंश कहा गया है। उस स्थान पर अपभ्रंश के समकक्ष शब्द विभ्रष्ट का प्रयोग मिलता है। दंडी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहा है कि काव्य में आभिर आदि बोलियों को अपभ्रंश नाम से स्मरण किया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपभ्रंश नाम उसी भाषा के लिए रूढ़ हुआ जिसके शब्द संस्कृतेतर थे, यानी संस्कृत से इतर थे, साथ ही जिसका व्याकरण भी मुख्यतः आभिरादि लोक बोलियों पर आधारित था। इसी अर्थ में अपभ्रंश पाली, प्राकृत आदि से विशेष भिन्न थी। अपभ्रंश के संबंध में प्राचीन अलंकार ग्रंथों में दो प्रकार के परस्पर विरोधी मत मिलते हैं। एक और काव्य अलंकार रुद्रट का, उसके टीकाकार नमी साधु ने अपभ्रंश को प्राकृत कहा है, तो दूसरी ओर भामर, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में, दंडी ने 7वीं शताब्दी में, आदि आचार्य अपभ्रंश का उल्लेख प्राकृत से भिन्न स्वतंत्र काव्य भाषा के रूप में करते हैं। इन विरोधी मतों का समाधान करते हुए याकोगी कहते हैं, याकोगी भविष्यत कहा कि जर्मन भूमिका जिन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा शब्द समूह की दृष्टि से अपभ्रंश प्राकृत के निकट है और व्याकरण की दृष्टि से प्राकृत से भिन्न भाषा है। इस प्रकार अपभ्रंश के शब्दकोश का अधिकांश, यहाँ तक कि 90% प्राकृत से लिया गया है और व्याकरणिक गठन प्राकृतिक रूपों से अधिक विकसित तथा आधुनिक भाषाओं के निकट है। प्राचीन व्याकरणों के अपभ्रंश संबंधी विचारों के क्रमबद्ध अध्ययन से पता चलता है कि 600 वर्षों में अपभ्रंश का क्रमशः विकास हुआ। भरत ने इसे शाबर, आभीर, गुर्जर आदि की भाषा बताया है। चंड ने 6वीं शती में प्राकृत लक्षणम में इसे विभाषा कहा है और उसी के आसपास बल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय ने एक ताम्रपट्ट में अपने पिता का गुणगान करते हुए उनके संस्कृत और प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश प्रबंध रचना में निपुण बताया है। अपभ्रंश के काव्य समर्थ भाषा होने की पुष्टि भामा और दंडी जैसे आचार्यों द्वारा आगे चलकर 7वीं शती में हो गई थी। काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने 10वीं शती में अपभ्रंश कवियों को राजसभा में सम्मानपूर्ण स्थान देकर अपभ्रंश की बात कही थी, यानी अपभ्रंश के राज सम्मान की ओर संकेत किया। तो टीकाकार पुरुषोत्तम ने 11वीं शती ने इसे शिष्ट वर्ग की भाषा बतलाया। इसी समय आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश का विस्तृत और साधारण व्याकरण लिखकर, हेमचंद्र का व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने साधारण व्याकरण लिखकर अपभ्रंश भाषा के गौरवपूर्ण पद की प्रतिष्ठा कर दी। इस प्रकार जो भाषा 3री सदी में आभिर आदि जातियों की लोक बोली थी, वह 6वीं शती से साहित्यिक भाषा बन गई और 11वीं शती तक आते आते शिष्ट वर्ग की भाषा तथा राजभाषा हो गई। व्याकरणिक विशेषता की आगे हम चर्चा करते हैं और इसका मैं PDF भी आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, क्योंकि इस व्याकरणिक भाषा को समझाने के लिए PDF की आवश्यकता होती है। अपभ्रंश भाषा का ढांचा लगभग वही है जिसका विवरण हेमचंद्र के सिद्ध हेम शब्दानुशासन के 8वें अध्याय के 4th पद में मिलता है। ध्वनि परिवर्तन की जिन प्रवृत्तियों के द्वारा संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप प्राकृत में प्रचलित थे, वही प्रवृत्तियां अधिकांशतः अपभ्रंश शब्द समूह में भी दिखाई पड़ती है, जैसे अनादि और असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य और व का लोप तथा इनके स्थान पर उद्धत स्वर अथवा स्वर अ अथवा य श्रुति का प्रयोग। इसी प्रकार प्राकृत की तरह त, क्व, द्व आदि संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर अपभ्रंश में भी त, क, द आदि द्वित्व व्यंजन होते थे, परंतु अपभ्रंश में क्रमशः समितवर्ती उद्धत स्वरों को मिलाकर एक स्वर करने और द्वित्व व्यंजन को सरल करके एक व्यंजन सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति बढ़ती गई।
इसी प्रकार अपभ्रंश में प्राकृत से कुछ और विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन हुए। अपभ्रंश कारक रचना में विभक्तियाँ प्राकृतिक की अपेक्षा अधिक घिसी हुई मिलती है। जैसे तृतीया एक वचन में एण की जगह खाली क्या है, ए, और षष्ठी एक वचन में स के स्थान पर ह। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश निर्विभक्तिक संज्ञा रूपों से भी कारक रचना की गई। सहु, केही, तेही, देशी, तणेन, केह, मज्जी आदि परसर्ग भी प्रयुक्त हुए। कृदंत ज क्रियाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी और संयुक्त क्रियाओं के निर्माण का आरंभ हुआ। संक्षेप में अपभ्रंश ने नए संबंधों और तिङंतों की सृष्टि की। अपभ्रंश साहित्य की अब हम आगे बात करते हैं। अपभ्रंश साहित्य की प्राप्त रचनाओं का अधिकांश जैन काव्य है, यानी जैनी काव्य जो है वो अपभ्रंश साहित्य में रचा गया, अर्थात रचनाकार जैन थे और प्रबंध तथा मुक्तक सभी काव्यों की वस्तु जैन दर्शन तथा पुराणों से प्रेरित है। सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू 9वीं शती में जिन्होंने राम की कथा को लेकर पौंचर्यु तथा महाभारत की रचना की है। दूसरे महाकवि पुष्पदंत जो 10वीं शती के हैं, इन्होंने जैन परंपरा के 63 शलाका पुरुषों का चरित महापुराण नामक विशाल काव्य में चित्रित किया है। ये सब अपभ्रंश साहित्य में लिखे गए। इसमें राम और कृष्ण की भी कथा समाहित है। इसके अतिरिक्त पुष्पदंत ने नए कुमारचर्यु और जसहरचर्यु जैसे छोटे छोटे 2 चरित काव्यों की भी रचना की है। तीसरे लोकप्रिय कवि धनपाल, उन्होंने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा ऋतु पंचमी के अवसर पर कही जाने वाली लोक प्रचलित कथा, प्राचीन कथा है, उसकी रचना की। कनकामर मुनि ने 11वीं शती में करकंडचर्यु की रचना करी जो चरित काव्य है। अपभ्रंश का अपना दुलारा छंद दोहा है। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा के कारण गाहाबंद कहा जाता है, उसी प्रकार अपभ्रंश को दोहाबंद भी कहा जाता है। फुटकल दोहों में अनेक ललित अपभ्रंश रचनाएं हुई, जैसे जोइंदू का परमात्मा प्रकाश और योगसार, राम सिंह का 10वीं शताब्दी का पाहुड़ दोहा, देवसेन का 10वीं शती का सावयव धम्म दोहा आदि जैन मुनियों की ज्ञानोपदेशक रचनाएं अधिकांशतः दोहा में ही सम्मिलित है। बच्चों, ये जो मैं नाम ले रही हूँ आपके नेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन रचनाओं को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेट में इस प्रकार के प्रश्न, आरपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, क्योंकि आप एमए के विद्यार्थी हो, आप आगे जाके नेट ही फाइट करोगे तो आपके नेट में ही मदद करेंगे। जैनों के अतिरिक्त बौद्ध सिद्धों ने भी अपभ्रंश में रचना की है, जिनमें सरहपा, कण्हपा आदि के दोहा कोश महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश गद्य के भी नमूने मिलते हैं। गद्य के टुकड़ों उद्योतन सूरी, जिन्होंने 7वीं सदी में कुवलयामाल के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने नोट्स में, यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। नवीन खोजों से जो सामग्री सामने आ रही है उससे पता चलता है कि अपभ्रंश का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। 150 के आसपास अपभ्रंश ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रकाशित भी हो चुके हैं। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम कल अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।